नमस्कार बच्चों, नवीन सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी विद्यार्थियों का तहे दिल से स्वागत है। आज पुनः हम कक्षा 12 की कृषि जीव विज्ञान विषय के अध्याय 13 पर चर्चा करेंगे, जिसका नाम है परजीवियों का अध्ययन तथा आर्थिक महत्व। पिछले लेक्चर में हमने जोंक के बारे में अध्ययन किया था। जोंक की बाहरी संरचना कैसी होती है, इसमें कौन कौन से भाग नजर आते हैं, इन सभी पर हमने प्रकाश डाला था। आज हमें देखना है कि जोंक का मनुष्य और अन्य के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसका क्या आर्थिक महत्व होता है। तो बेटा, हमने सबसे पहली बात की थी कि जोंक का चिकित्सा के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान है और जोंक की एक विशेष जाति का उपयोग होता है चिकित्सा के क्षेत्र में। वो जाति है हिरुडो मेडिसिनलस। ध्यान रखने की बात है, आपको जोंक की इस जाति के बारे में या इस जाति का नाम याद रखना है, हिरुडो मेडिसिनलस। अगली बात करें बेटा, तो गंजेपन के इलाज में, गंजेपन के इलाज में जोंक का उपयोग करते हैं और जोंक का उपयोग करने से उस गंजे व्यक्ति के सिर पर बाल आने की संभावनाएं बहुत बढ़ जाती है। जिन लोगों को आर्थराइटिस, का रोग होते हैं, अर्थात हड्डियों से संबंधित रोग होते हैं, उनमें भी ये जोंक की चिकित्सा बहुत ही महत्वपूर्ण है आर्थराइटिस के उपचार में, इलाज में। डायबिटीज या मधुमेह, मधुमेह या डायबिटीज के रोगियों के साथ एक समस्या रहती है कि उनका रक्त गाढ़ा रहता है। अब गाढ़ा रक्त रहेगा तो अनेक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो जोंक की चिकित्सा के द्वारा, आप जानते हैं जोंक की लार में हिरुडिन मिल रहा है और वो हिरुडिन क्या करता है, ऐसे मधुमेह के पेशेंट्स की जो रक्त होता है उसको पतला बनाए रखते हैं। तो वहाँ पर भी ये काम आ रहा है। अच्छा साहब, उसके अलावा हृदय संबंधी, हृदय संबंधित समस्याओं, हृदय संबंधित समस्याओं को ठीक करने में भी जोंक की चिकित्सा पद्धति बहुत काम आती है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मोस्टली जो रोग होते हैं उनमें जोंक द्वारा चिकित्सा पद्धति बहुत ही कारगर साबित होती है। और वर्तमान में तो जो प्राकृतिक चिकित्साएं हैं उनमें जोंक द्वारा चिकित्सा दिया जाना एक आम बात हो गई है। आमतौर पर जो प्राकृतिक चिकित्साएं दी जा रही हैं उनमें जोंक से चिकित्सा पद्धति का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है। तो बेटा, ये तो हो गया आपका जोंक वाला पोर्शन। अब जोंक के बाद जो अगला परजीवी आता है उस पर चर्चा करें। और वो है लीवर फ्लूक। लीवर फ्लूक, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है फैसियोला हिपेटिका। फैसियोला हिपेटिका। संघ की बात करें, संघ कौन सा होगा, प्लेटीहेल्मिन्थेस।
जिसमें आते हैं सभी चपटे क्रमी। गण की बात करें, गण आता है इसका डाइजीनिया। और वर्ग की बात करें, वर्ग है इसका ट्रेमेटोड़ा। परपोषी। नंबर 1 प्राथमिक परपोषी। इसमें आते हैं भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता। इसमें आ गया होगा हाँ बेटा, गौर करें। लीवर फ्लूक की हम चर्चा कर रहे हैं। ये भी एक परजीवी होता है, अंतः परजीवी होता है। ये बाह्य परजीवी नहीं भाई। जिस प्रकार से हमने जोंक देखा, पिस्सू देखा, ये जंतु तो कैसे थे? बाह्य परजीवी थे। अब हम लीवर फ्लूक देखेंगे। लीवर फ्लूक बाह्य परजीवी नहीं होता, बल्कि लीवर फ्लूक होता है अंतः परजीवी। इसका जो वैज्ञानिक नाम है फेसियोला हिपेटिका। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो इनके वैज्ञानिक नाम है, एग्जाम में एक एक नंबर वाले क्वेश्चनों में इनके वैज्ञानिक नाम ही पूछते हैं। तो लीवर फ्लूक का जो वैज्ञानिक नाम है फेसियोला हिपेटिका। इसके संघ की बात करें तो संघ है इसका प्लेटीहेल्मिन्थीज। बेटा जब आप वर्गीकरण पढ़ते हैं उसमें प्लेटीहेल्मिन्थीज पढ़ते हैं संघ को, तो हम क्या पढ़ते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर वो सभी जंतुओं को रखा जाता है जिनका शरीर चपटा होता है, पत्ती के समान होता है। भाई पेड़ की जो पत्तियां होती हैं वो चपटी होती हैं, ठीक ऐसे ही जिन जंतुओं का शरीर चपटा पत्ती के समान होता है वो सभी प्लेटीहेल्मिन्थीज में आते हैं, चपटे क्रमी। कौन से गण में आएगा ये? डाइजीनिया। डाइजीनिया गण में आता है। और वर्ग कौन सा है इसका? ट्रेमेटोड़ा। तो ये इसका एक छोटा सा वर्गीकरण है। आशा करता हूँ आप लोग इसे याद कर लेंगे, समझ में आ गया होगा। लीवर फ्लूक इसका वैज्ञानिक नाम फेसियोला हिपेटिका। कौन से संघ में आएगा? प्लेटीहेल्मिन्थीज, जिसके अंतर्गत सभी चपटे क्रमी आते हैं। गण की बात करें तो कौन से गण में होगा ये होगा डाइजीनिया। डाइजीनिया गण में होगा। और वर्ग की बात करें तो ट्रेमेटोड़ा। ट्रेमेटोड़ा वर्ग में रखा जाता है। अब चूंकि ये परजीवी है तो किसी न किसी परपोषी के शरीर पर आश्रित रहेगा। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है, अब तक जो हमने पढ़ा जोंक और पिस्सू, तो ये तो किसी भी एक सजीव पर ही आश्रित रहते हैं, इसीलिए इनके जो परपोषी होते हैं वो तो एक ही होते हैं। लेकिन लीवर फ्लूक की जब हम चर्चा करेंगे तो लीवर फ्लूक अपना जीवन चक्र किसी एक ही परपोषी के शरीर के भीतर नहीं व्यतीत करता। अर्थात लीवर फ्लूक अपना संपूर्ण जीवन चक्र कम से कम 2 परपोषियों या 2 प्रकार के परपोषियों के शरीर के भीतर निकालता है। तो इसीलिए लीवर फ्लूक के जो परपोषी होंगे वो 2 होंगे, प्राथमिक परपोषी और द्वितीयक परपोषी। अपने जीवन चक्र का जो अधिकांश समय है वो तो प्राथमिक परपोषी के भीतर निकालता है
और अपने जीवन चक्र की कुछ अवस्थाओं को द्वितीयक परपोषी के भीतर व्यतीत करता है। लीवर फ्लूक का जो प्राथमिक परपोषी होता है वो भेड़, बकरी, सुअर या कुत्ता, कोई भी कशेरुकी प्राणी हो सकता है। ध्यान दें, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता या अन्य कोई कशेरुकी प्राणी हो सकता है, लेकिन इसका जो द्वितीयक परपोषी होता है वो हमेशा एक लिम्निया जाति की स्नेल या जिसे हम कहते हैं घोंघा वही होता है। लिम्निया जाति की स्नेल या घोंघा होता है इसका द्वितीयक परपोषी। तो ये बात आपको दिमाग में बिठा कर रखनी होगी कि लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र की विभिन्न अवस्थाओं में या विभिन्न अवस्थाओं को दो प्रकार के परपोषियों में व्यतीत करता है। अपने जीवन चक्र की जो प्रमुख अवस्थाओं को जिस परपोषी के शरीर के भीतर व्यतीत करता है वो परपोषी होता है प्राथमिक, और अपने जीवन चक्र की कुछ निश्चित अवस्थाओं को या कम अवस्थाओं को जिस परपोषी के भीतर व्यतीत करता है वो परपोषी कहलाएगा द्वितीयक परपोषी। लीवर फ्लूक का प्राथमिक परपोषी भेड़, बकरी, सुअर व कुत्ता होते हैं, और इसके जो द्वितीयक परपोषी होते हैं वो स्नेल या जिसे हम कहते हैं घोंघा। और यहाँ पर ये ध्यान रखें, स्नेल भी कौन सी जाति का, लिम्निया जाति का प्रमुख है, जिसमें ये लीवर फ्लूक अपने जीवन चक्र की एक निश्चित समय को व्यतीत करते हैं। इसके बाद बेटा बात की जाए लीवर फ्लूक की संरचना और इसके स्वभाव के बारे में। देखिए बेटा, इसका शरीर का थोड़ा चित्र देखते हैं हम। इस प्रकार से लीवर फ्लूक के शरीर की जो रचना है वो दिखाई देती है। ये होता है मुख। इस प्रकार से ये लीवर फ्लूक है और उसके शरीर की संरचना आपको नजर आएगी। इसका शरीर आगे और पीछे से शंकुनुमा होता है। इसके अग्र सिरे पर एक छिद्र पाया जाएगा जो कि मुख का कार्य करेगा, जहां से ये अपना पोषण प्राप्त करता है। मुख एक विशेष प्रकार के चूषक के भीतर स्थित होगा और ये चूषक कहलाएगा इसका
अग्रचूषक अग्र सिर पर स्थित होगा, जो कि परपोषी के शरीर में चिपके रहने में सहायता प्रदान करेगा, और इस अग्रचूषक में ही एक छिद्र रूपी रचना होगी जिसे मुख कहेंगे, और इस मुख के द्वारा ये भोजन प्राप्त करेगा। ठीक ऐसा ही एक चूषक और इसकी अधर सतह पर पाया जाएगा। तो इसका मतलब पूरे इस लिवर फ्लूक के अंदर टोटल 2 चूषक मिलेंगे, एक अग्र चूषक और एक अधरीय चूषक। इस पूरे शरीर में आपको मुख के अलावा केवल 2 छिद्र नजर आएंगे। एक छिद्र कहलाएगा जनन छिद्र, जिसके द्वारा जनन की क्रिया होगी, और एक छिद्र सबसे पीछे की ओर होगा जिसे कहेंगे उत्सर्जी छिद्र, जिसके द्वारा ये उत्सर्जी पदार्थों को निष्कासित करेगा। ये लिवर फ्लूक भी एक उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी होता है, जिसमें दोनों प्रकार के जननांग पाए जाते हैं, नर जननांग और मादा जननांग एक ही प्राणी में मिलने के कारण ये भी उभयलिंगी या द्विलिंगी प्राणी कहलाता है। सबसे प्रमुख बात, इस लिवर फ्लूक के अंदर जो मुख्य उत्सर्जी कोशिकाएं होती हैं वो होती हैं ज्वाला कोशिकाएं। ज्वाला कोशिकाओं द्वारा उत्सर्जन की क्रिया संपन्न करी जाती है। तो ये इसकी संरचना हो गई। वापस पुनः सुन लीजिए, लिवर फ्लूक एक अंतः परजीवी प्राणी है जो कि 2 परपोषियों के शरीर के भीतर अपना संपूर्ण जीवन बिताता है, प्राथमिक परपोषी और द्वितीयक परपोषी। इसका जो प्राथमिक परपोषी होता है वो तो एक कशेरुकीय प्राणी होता है, जबकि इसका द्वितीयक परपोषी लिम्निया जाति की स्नेल या घोंगा होता है। लिवर फ्लूक एक शंकु के आकार की संरचना होती है, जिसके दोनों सिरे शंकु के आकार के होंगे। इसमें अग्र सिरे पर और एक मध्य भाग में 2 चूषक पाए जाते हैं। अग्र चूषक के मध्य में एक छिद्र होता है जिसे मुख कहते हैं, और उसी के द्वारा ये पोषण प्राप्त करता है। इसके संपूर्ण शरीर में 2 छिद्र मुख के अलावा मिलते हैं, एक तो जनन छिद्र और एक उत्सर्जी छिद्र। जनन छिद्र के द्वारा जनन की क्रिया संपन्न होती है, और उत्सर्जी छिद्र के द्वारा अपशिष्ट पदार्थों को बाहर त्यागा जाता है। ये लिवर फ्लूक भी एक द्विलिंगी प्राणी होता है, और द्विलिंगी प्राणी होने के कारण ही हम कह सकते हैं इसमें नर जननांग और मादा जननांग एक ही प्राणी में उपस्थित होते हैं। इसमें जो उत्सर्जन की क्रिया होती है वो ज्वाला कोशिकाओं द्वारा संपन्न होती है। अब बात करें हम लिवर फ्लूक के जीवन चक्र की। लिवर फ्लूक का जो जीवन चक्र होता है वो किस प्रकार से व्यतीत करता है, और अपने जीवन चक्र की सभी अवस्थाओं में आपको पहले बता रखा है ये 2 परपोषियों का उपयोग करेगा। तो किस प्रकार से इसका जीवन चक्र चलता है देखें एक बार। सबसे पहले हम बात करेंगे प्राथमिक परपोषी की। प्राथमिक परपोषी यहां पर कौन होगा? कशेरुकी प्राणी होंगे। कशेरुकी प्राणी जिसमें भेड़, बकरी, सुअर इत्यादि आते हैं। और इस प्राथमिक परपोषी की जो यकृत या पित्तवाहिनी, इसमें होगा वयस्क लीवर फ्लूक।
मैथुन क्रिया होगी यहां पर, पित्तवाहिनी के भीतर। त्यागे गए अंडे प्राथमिक परपोषी के मल के साथ बाहर निकलेंगे। यहां पर मिलेगा उचित ताप, नमी और अम्लीयता। मेरा सीड या लार्वा बनेगा। और यहां पर ये प्राथमिक लार्वा कहलाएगा। घोंगे में प्रवेश होगा। सर्केरिया लार्वा में बदलेगा। जल में निष्कासन होगा। मेटासर्केरिया लार्वा में परिवर्तन होगा। जलीय पौधों की पत्तियों पर चिपक जाएगा। कशेरुकी जंतुओं को द्वारा भक्षण करने पर और अंत में वापस ये प्रोसेस समझिए। लीवर फ्लूक का जो जीवन चक्र होगा वो कुछ इस प्रकार से अपने जीवन चक्र को विभिन्न अवस्थाओं से गुजारता हुआ कंप्लीट करेगा। सबसे पहले जो इसका प्राथमिक परपोषी होगा, और हमने पढ़ा है प्राथमिक परपोषी होते हैं कशेरुकी प्राणी, भेड़, बकरी, सुअर, कुत्ता इत्यादि। तो जो वयस्क लीवर फ्लूक होगा वो प्राथमिक परपोषी की यकृत कोशिकाओं में मिलेगा या फिर मिलेगा पित्तवाहिनी के अंदर। पित्तवाहिनी के अंदर जो वयस्क लीवर फ्लूक है उसमें क्रिया होगी मैथुन क्रिया, सेक्स की क्रिया होगी, और उस मैथुन की क्रिया होने के बाद अब ये वयस्क लीवर फ्लूक अपने अंडों को त्यागेंगे। वो अंडे इस कशेरुकी प्राणी की पित्तवाहिनी और अन्य प्रकार के साधनों से होते हुए इस परपोषी के मल के साथ बाहर निकल जाएंगे, वायु में बाहर त्याग दिए जाएंगे और मिट्टी में पड़े रहेंगे।
अब यहाँ पर इन अंडों को उचित ताप, नमी और उचित अम्लीयता मिलेगी। इससे क्या होगा, ये जो अंडे त्यागे गए हैं वो प्राथमिक लार्वा में बदल जाएंगे और यहाँ पर जो प्राथमिक लार्वा होगा उसका नाम होगा मिरासीडिया लार्वा। तो याद रखने की बात है, लिवर फ्लूक के अंदर प्राथमिक लार्वा का नाम क्या होगा, मिरासीडिया लार्वा। ये मिरासीडिया लार्वा गमन करते हुए जल में चला जाएगा और वहां पर कोई स्नेल या घोंगा मिलेगा। याद रखने की बात है, घोंगा भी एक निश्चित जाति का, लिम्निया जाति का स्नेल होगा। उस घोंगे या स्नेल के कोमल ऊतक में ये मिरासीडिया लार्वा प्रवेश कर जाएगा। वहां पर प्रवेश करने के बाद फिर ये वापस चेंज होगा सर्केरिया लार्वा में और ये सर्केरिया लार्वा इस घोंगे के शरीर में से पुनः बाहर निकलकर जल में निष्कासित हो जाएंगे। जल में निष्कासित होने के बाद अब वापस चेंज हो जाएगा मेटा सर्केरिया लार्वा में और ये मेटा सर्केरिया लार्वा जल में तैरता हुआ जलीय पादपों की पत्तियों पर चिपक जाएगा। जब इन जलीय पौधों की पत्तियों को कोई भी कशेरुकी जंतु खाता है, उसका भक्षण करता है, तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा उस कशेरुकी जंतु के शरीर में प्रवेश कर जाएगा और वहां पर प्रवेश करने के बाद उसके पाचन तंत्र के द्वारा अंत में वो कहां पहुंच जाएगा, यकृत और पित्तवाहिनी तक, और वहां पर पहुंचकर पुनः वयस्क में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से लिवर फ्लूक अपना जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण करेगा। देखिए बेटा, यहाँ पर प्राथमिक परपोषी ये घटना होगी प्राथमिक परपोषी के अंदर, ये बाहर त्याग दिए गए, ये कार्यक्रम वायु बाहर होगा। ये फिर यहां से जो कार्यक्रम होगा वो द्वितीय परपोषी के भीतर होगा, सर्केरिया लार्वा बनेगा द्वितीय परपोषी के भीतर। उसके बाद फिर वापस जल में त्याग दी जाएगा, ये काम जल में होगा। यहां पर फिर ये जल का कार्यक्रम और उसके बाद फिर वापस ये कहां पहुंच जाएगा, प्राथमिक परपोषी के भीतर। पुनः देखिए एक बार, इसके जीवन चक्र 2 परपोषियों में पूर्ण होगा। प्राथमिक परपोषी जो कि कशेरुकी प्राणी होते हैं, उनके यकृत या पित्तवाहिनी के अंदर लिवर फ्लूक वयस्क अवस्था में पाया जाता है। यहां पर पित्तवाहिनी के भीतर मैथुन की क्रिया होगी। इस मैथुन की क्रिया के बाद अंडे त्यागे जाएंगे और वो त्यागे गए अंडे प्राथमिक परपोषी के मल के साथ बाहर निकलेंगे, जहां पर उचित ताप, नमी और अम्लीयता मिलने के कारण अब ये अंडे प्राथमिक लार्वा में बदल जाएंगे। ये प्राथमिक लार्वा क्या कहलाएगा, मिरासीडिया लार्वा। मिरासीडिया लार्वा कहलाएगा ये। और ये मिरासीडिया लार्वा फिर जल में तैरते हुए घोंगे या स्नेल में प्रवेश कर जाएगा। यहाँ पर एक निश्चित जाति का घोंगा होगा, लिम्निया जाति का। उस लिम्निया जाति के घोंगे में जब प्रवेश कर जाएगा, प्रवेश करने के बाद सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाता है और सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित होने के बाद फिर पुनः उस घोंगे के शरीर से बाहर निकलकर जल में तैरने लगता है। जल में तैरते 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 मेटा सर्केरिया लार्वा में परिवर्तित हो जाएगा और अब ये मेटा सर्केरिया लार्वा फिर पुनः जल में तैरते 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 कहाँ पर पहुँच जाएगा, ये जलीय पौधों की पत्तियों पर। वहाँ पर जाकर चिपक जाता है और अब इन जलीय पौधों को जब कभी कोई भी कशेरुकी प्राणी ग्रहण करता है तो ये मेटा सर्केरिया लार्वा कशेरुकी प्राणियों के शरीर में पहुँच जाता है। वहां पर पहुंचने के पश्चात उसके पाचन तंत्र का उपयोग करके पुनः उस कशेरुकी प्राणी के यकृत और पित्तवाहिनी में पहुंच जाता है और वयस्क में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से इसका पाचन तंत्र का उपयोग करते हुए लिवर फ्लूक अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। आगे बेटा लिवर फ्लूक का महत्व पढ़ेंगे हम। हाँ? लिवर फ्लूक का महत्व पढ़ाऊं।
ठीक है, अगले लेक्चर में हम लिवर फ्लूक के महत्व को पढ़ेंगे। धन्यवाद।